नमस्कार दोस्तों। जैसा कि आप सब जानते हैं, अभी हाल फिलहाल पूरी दुनिया की नज़रें एक छोटे से देश पर गड़ी हुई हैं जो एक टाइम पर यूएसएसआर का हिस्सा था। आज हम सोच रहे हैं कि क्यों अमेरिका, यूरोप उस देश को बचाने में लगे हुए हैं। आप सब समझ गए होंगे मैं किस देश की बात कर रहा हूँ। आज हम बात करेंगे यूक्रेन की। यूक्रेन का एक छोटे से इतिहास के बारे में कि भाई सारी जो चीज़ें हैं क्यों शुरू हुई और क्या कारण थे और क्यों इस वक्त बड़ी बड़ी इस दुनिया की जो शक्तियां हैं, अमेरिका हो गया, यूरोप हो गया, वो सब इस देश के पीछे खड़े हुए हैं। चाहे वो उसे पैसे की मदद कर रहे हो, चाहे वो उसे हथियारों की मदद कर रहे हो। हाँ, ये है कि वो अभी अपनी सेना नहीं भेज रहे हैं उससे लड़ने के लिए, क्योंकि अगर वो ऐसा करते हैं फिर रशिया उन देशों पर भी हमला करेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। बात आती है 1991 की। 1991 में शायद से आपको, अगर आप लोग थोड़ा सा जियोपॉलिटिक्स के बारे में अपडेट रहते हैं, तो 1991 में यूएसएसआर का खंडन हुआ था। जी हाँ, मतलब कि यूएसएसआर के कुछ टुकड़े हुए थे, जो कि काफ़ी सारे देश थे, जिसमें बेलारूस से लेके कई सारे देश थे, यूक्रेन, बेलारूस, ये सारे के सारे देश अलग अलग हुए थे उस वक्त पे, जिनमें यूक्रेन एक बहुत इंपॉर्टेंट देश था। अब क्या कारण है, ये इंपॉर्टेंट इतना क्यों था? क्यों रशिया बाद में इस देश को वापस हथियाना चाहता था? क्यों रशिया और देशों की तरफ ध्यान नहीं दे रहा था जो उससे अलग हो गए थे? उसका सबसे बड़ा कारण था, ये देश एक ब्रिज था यूरोप के बीच में और रशिया के बीच में। एक बहुत बड़ा जमीन का टुकड़ा जो सीधा आपको यूरोप से जोड़ता है, और कल को अगर लड़ाई होती है तो रशिया इजीली वहां से बॉर्डर पे यूरोप के साथ जंग शुरू कर सके। इसीलिए वो बार बार चाहता है कि भाई वो यूक्रेन को हासिल कर ले वापस से। उसने कोशिशें भी करी। जी हाँ, 1991 के बाद सन 2014 में आप एक चीज देखिए, रशिया G7 का पार्ट था, G8 का पार्ट था, वो 8वां देश था। क्यों आज के दिन हम कहते हैं कि G7 समिट है, G7 समिट है? पहले ये G8 समिट था। ये G8 समिट क्यों था? क्योंकि रशिया भी इसका हिस्सा था। अब रशिया इसका हिस्सा होने के बाद अब क्यों नहीं है, उसका आपको कारण मिलेगा 2014 में। आप जैसे मैप को देखेंगे कि भाई यूक्रेन में एक उसका एक छोटा सा हिस्सा था, क्रीमिया। रशिया ने क्या किया, सन 2014 में उस क्रीमिया वाले हिस्से पर हमला कर कर उसको अपने कब्जे में ले लिया। उसके बाद फिर सारे यूरोपियन यूनियन, अमेरिका और सारे देशों ने मिलकर, अमेरिका ने बहुत सारे सैंक्शंस लगाए, और यूरोप ने और सबने एकजुट होकर बोला गया कि भाई हमें रशिया को इससे बाहर करना पड़ेगा, क्योंकि इसने यूक्रेन पर हमला किया है। अब क्यों यूरोप बार बार, अभी आजकल आप न्यूज़ देख रहे हैं, यूरोपियन यूनियन के सारे लोग बार बार अमेरिका जा रहे हैं, वो बात कर रहे हैं ट्रंप से, ट्रंप उन्हें बता रहे हैं, वो एक मीडिएटर का सोच रहे हैं कि मैं एक मीडिएटर होके इस लड़ाई को शांत करा दूं और नोबेल प्राइज ले लूं, जो सोच के बैठे हुए हैं ट्रंप। पर क्यों सारे के सारे यूरोपियन देश इस चीज़ को बहुत, उनके लिए फर्स्ट प्रायोरिटी बना हुआ है, अपने देश की इकोनॉमी, हर चीज़ को छोड़ के? रीज़न क्या है? जब 2014 में क्रीमिया को कब्जा लिया था, तो रशिया यूरोप के एक कदम पास और आ गया था, मगर एक वो बहुत छोटा हिस्सा है, एक बहुत छोटा कॉरिडोर है रशिया से यूरोप में आने का। अब हाल फिलहाल रशिया यूक्रेन का काफ़ी हिस्सा कब्जा चुका है, और रशिया अड़ा हुआ है कि मैं इतने हिस्से को लूँगा, और यूरोपियन यूनियन चाहती है कि हम इस हिस्से को नहीं जाने देंगे। इसलिए सब के सब वो नज़र गड़ा के बैठे हुए हैं कि भाई ये लड़ाई रुके और रशिया को कोई हिस्सा ना मिले, पर रशिया अपनी बात पे अड़ा हुआ है। अभी हाल फिलहाल जो ट्रम्प की मीटिंग हुई अलास्का में पुतिन के साथ, उसका भी कोई चीज़ें निकल के नहीं आई। तो यही रीज़न है कि यूक्रेन का जो टॉपिक है अभी बहुत गरमाया हुआ है। अब हम आगे बढ़ते हैं 2014 के बाद। जब 2014 में रूस को झटका लगा कि उसको G8 समिट से निकाल दिया गया है, तो उसके बाद उसने अपनी युद्ध करने के तरीके नए निकाले। उसने क्या किया, क्रीमिया पे कब्जा होने के बाद
पहले समझते हैं कि क्रीमिया के ऊपर कब्जा क्यों किया था। क्रीमिया के ऊपर कब्जा इसलिए किया था क्योंकि क्रीमिया एक नेचुरल गैसेस का भंडार है। वहां से पाइपलाइन दबी हुई है जो सीधा का सीधा आपके यूरोप के सारे देशों में वो गैस, नेचुरल गैस सप्लाई करी जाती है। पहला मुद्दा तो ये था कि भाई एनर्जी के ऊपर कंट्रोल करना, उन्होंने यूक्रेन के उस हिस्से पे कंट्रोल किया। 2014 के बाद रशिया ने अपनी नीति बदली। एक जो इनका हिस्सा है डोनबास, डोनबास एक इनका रीजन है जो कि रशिया के बिल्कुल बॉर्डर पे है। अब हाल उस टाइम से लेके अब तक वहां पे बहुत सारी चीजें, मतलब कि सेपरेटिस्ट ग्रुप को पैसे देकर उनको एक्टिव करना, क्योंकि वो उस रीजन के जो लोग हैं वो ये समझते हैं कि हम मूल निवासी तो रशिया के ही हैं, क्यों ना हम वापस से रशिया में ही मिल जाएं। तो रशिया ने क्या किया, वहाँ पे सेपरेटिस्ट ग्रुप को एक्टिव करना स्टार्ट किया ताकि वहाँ पे एक अराजकता फैले, जो नॉर्मल जिंदगी है लोगों की वो थोड़ा सा डिस्टर्ब्ड रहे। तो वहाँ पे और हाल फिलहाल उसके बाद वहाँ पे कभी रशियन आर्मी गई ही नहीं। वहाँ पे जो लड़ाइयाँ चली सेपरेटिस्ट ग्रुप और यूक्रेन की आर्मी के बीच में चली कि भाई हम अलग होना चाहते हैं, हम यूक्रेन में मिलना चाहते हैं। तो अब बात आती है 2019 की। 2019 में थोड़ी सी हलचल स्टार्ट हुई रशिया की तरफ से उस पर अटैक, यूक्रेन पर अटैक करने की। मगर उस वक्त कोविड आ गया था तो सारी चीज़ें थोड़ा सा शांत हो गई थी। कोविड के जस्ट हटने के बाद सन 2021 के अंत की बात कहता हूँ, जब तक ये मीडिया में इतना पूरा फैला नहीं था कि यूक्रेन के ऊपर हमला हो गया, तो रशियन आर्मी ने डोनबास के जो सेपरेटिस्ट थे जो मिलना चाहते हैं रशिया के साथ, ये बहुत बड़ा रीज़न है, तो उनके साथ मिलकर के रशिया पर चढ़ाई करना स्टार्ट कर। फिर इस मुद्दे को और आग मिली, जहां से फिर यूरोपियन यूनियन, अमेरिका सब यूक्रेन के समर्थन में खड़े हो गए और यूक्रेन बार बार यूरोपियन यूनियन के पास जाता रहा कि भाई आप मेरी मदद कीजिए। तो रशियन आर्मी ने धीरे धीरे वहां से चढ़ाई करना स्टार्ट करी और अभी हाल फिलहाल की अगर आज की बात करें, पुतिन इसी चीज पे अड़े हुए हैं कि वो जो एरिया उस पर अब इनका अच्छे से पूरा कब्जा हो चुका है, वहां पर अब रशियन आर्मी तैनात है। तो अब क्या होता है कि अब यूक्रेन को पता चल गया कि भाई रशिया काफी अंदर तक घुस गया है। वो बार बार यूरोपियन यूनियन को एक चीज बोल रहा है कि आप मुझे नाटो का हिस्सा बनाए। अब नाटो का हिस्सा बनाए क्यों क्यों बनाए, क्योंकि नाटो में एक बहुत बड़ा रूल है, ये जितने भी देश हैं नाटो में ये कहते हैं कि हमारे एक भी देश पर हमला होता है तो इसका मतलब हम यूरोप के देश और अमेरिका और हम सब पर हमला हुआ है, तो जिस देश ने भी हमला किया सारे देश मिलकर उस देश पर हमला कर देंगे। और पुतिन चाहते नहीं है कि यूक्रेन नाटो का हिस्सा बने, क्योंकि अगर नाटो का हिस्सा अगर वो बन जाता है तो वो चाह कर भी उस देश को वापस से कब्जाने में उसको बहुत ही मिलिट्री, बहुत ही पैसे की ज़रूरत पड़ेगी और काफ़ी सालों की, क्योंकि हम देख रहे हैं अभी यूक्रेन को लगभग लड़ाई को चलते हुए 3 साल हो चुके हैं। सोचा जाए तो एक छोटे देश को कब्जाने के लिए बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगना चाहिए उसको जल्दी, क्योंकि उसके पास इतने रिसोर्सेज नहीं है, बट सारे रिसोर्सेज उसको पिछले दरवाजे से अमेरिका और यूरोपियन यूनियन की तरफ से मिल रहे हैं। तो अब आपको थोड़ा समझ आया, पहले क्रीमिया को कब्जाया और उसके बाद अभी डूनबास जो रीजन है अभी उसमें रशियन आर्मी आके बैठी हुई है। तो अब हम बात करते हैं कि हाल फिलहाल क्या डेवलपमेंट हो रही हैं। आप लोग बहुत जगह न्यूज़ देख रहे हैं कि भाई अमेरिका और रशिया की जो अलास्का में मीट हुई थी उसका भी कोई फ़ायदा नहीं हुआ। उसके बाद यूरोपियन यूनियन के सारे लोग अमेरिका में आए थे जहाँ जेलेंस्की को भी बुलाया गया था, तो वहाँ पर भी कोई भी बीच का रास्ता नहीं निकला, जहाँ पर जेलेंस्की बोलते हैं कि वो अपनी ज़मीन का एक हिस्सा भी छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। तो हाल फिलहाल ट्रंप ने भी मुंह मोड़ लिया है इस मुद्दे से कि भाई अगर रशिया पीछे नहीं हटता है तो अमेरिका सपोर्ट देता रहेगा और वो जेलेंस्की को यानी कि यूक्रेन को पूरी
फ्रीडम देता है कि भाई वो रशिया के साथ लड़ाई कर सके। तो हाल फिलहाल का ये जो लेटेस्ट अपडेट चल रहे हैं, जिससे सारी टेंशन्स और बढ़ गई हैं। आप अगले हफ्ते में या 1-2 दिन में एक चीज़ देख सकते हैं कि रशिया फिर से यूक्रेन पर हमला कर देगा। इसमें चांसेस बहुत ये हैं कि ये लड़ाई बहुत आगे बढ़ेगी, क्योंकि रशिया भी अपनी ज़िद पे अड़ा हुआ है, और यूरोपियन देश कभी भी नहीं चाहेंगे कि रशिया उनके बॉर्डर पर आकर बैठ जाए। जब उसका मन चाहे वो एक हमला कर सके, कोई भी छोटा मोटा हमला, टाइम टू टाइम उनको तंग करता रहे किसी न किसी चीज़ को लेकर, क्योंकि रशिया के जो 10-15 देश हैं वो उनको वापस लेने की कोशिश ज़रूर करेगा। जो यूएसएसआर का 1991 में ब्रेकडाउन हुआ था, जो छोटे छोटे देश बने थे, तो उस वजह से रशिया अभी अपने एक्सपेंशन स्टेज पे है। वो धीरे धीरे करके सारी चीज़ों को वापस लाना चाह रहा है। तो देखते हैं अभी आगे और क्या डेवलपमेंट्स आती हैं। आज का जो भी हमने इतिहास जाना यूक्रेन का, क्या रीज़न है, ये मेरे ख्याल से आप लोगों को थोड़ा-सा मदद करेगा। आज की जो डेवलपमेंट्स चल रही हैं यूक्रेन को लेकर, उसको समझने में कि भई सारे देश इतना क्यों सिर्फ़ यूक्रेन की ही बातें कर रहे हैं, और हाल फिलहाल जो स्थिति बनी है वो क्यों बनी हुई है। तो मैं इसी टॉपिक से रिलेटेड और भी वीडियोस लेके आऊँगा। मैं यूक्रेन के ऊपर एक पूरी हिस्ट्री जो रही है, मैं उसके ऊपर भी वीडियो लेके आऊँगा। आज के लिए इतना ही। थैंक यू, मिलते हैं अगले पॉडकास्ट में।